बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइंस के चैप्टर 3 में अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, कल हमने इस चैप्टर में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी और लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को कहते हैं एटॉमिक वेट। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटॉमिक वेट। ठीक है, जब डाल्टन ने जो है परमाणु सिद्धांत अपना दिया था, एटॉमिक थ्योरी दी थी, तो उन्होंने ये भी माना था कि जो किसी भी एटम का वेट होता है, जिससे हम एटॉमिक वेट कहते हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एटम के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए साइंटिस्ट ने एटॉमिक वेट एटम्स का, परमाणुओं का ज्ञात करने के लिए बहुत सारे तरीके निकाले और बहुत सारे जो है प्रयोग किए। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं, यहाँ पर आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलके बना है कार्बन और ऑक्सीजन से। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन में यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक मिनट, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक वेट क्या होता है? 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट क्या होता है? 16। ठीक है, 12 ग्राम और 16 ग्राम, सॉरी ग्राम नहीं, 12 AMU 16 AMU। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं, अगर रेशियो अगर इसका निकालें, अनुपात जिसे कहते हैं, अनुपात निकालें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 और ये जाएगा आपका कटेगा 4 टाइम्स। ठीक है, यहाँ यानी कि यहाँ पर कार्बन इज टू ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 3:4 है। एक सेकेंड, यहाँ पे जगह नहीं है। कार्बन इज टू ऑक्सीजन 3:4। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के वेट का 4/3 टाइम्स है, कह सकते हैं। यानी कि एक कार्बन एटम का जो वेट है वो ऑक्सीजन एटम्स के वेट के 4/3 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से साइंटिस्ट ने कुछ समय तक एटॉमिक वेट निकालने की इस विधि को जो है माना। ठीक है, अब यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं। तो कार्बन परमाणु को 1 U तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 U निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए इस एग्जाम्पल में, अब इसको डिवाइड करने पे कितना आएगा? 1.33 आएगा। ठीक है, तो अगर हम कार्बन परमाणु को, इसका एटॉमिक मास अगर हम 1 AMU मानते हैं, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 1.33 टाइम्स, ठीक है, AMU हो जाएगा। ओके, और ये जो AMU है ये इकाई है। ठीक है, एटॉमिक वेट को मापने की सॉरी। ठीक है, हमें पता है कि जितने भी हमारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसको मापने के लिए कोई ना कोई यूनिट लगाई जाती है पीछे, जैसे टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस, डिस्टेंस के लिए हम किलोमीटर, मीटर, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, समय के लिए सेकेंड, आवर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे वैसे ही एटॉमिक वेट को जब हम मापते हैं तो उसकी इकाई है AMU, जिसका है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, लेकिन ये पुराना है। अब जो नया वर्जन आया है, IUPAC ने जो नया वर्जन लाया है, उसमें एटॉमिक मास यूनिट की जगह अब हम इसकी इकाई को चेंज करके लिखते हैं U। ठीक है, सिर्फ U, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड वेट। तो अगर हमें कार्बन का एटॉमिक वेट लिखना है तो 12 U। ठीक है, अगर हमें ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट लिखना है तो 16 U। ये इतना ही काफ़ी है। तो ये नया मानक है, पहले हम AMU करके लिखते थे। ठीक है, इसके बाद जो एटॉमिक वेट होते हैं, अगर वो होल नंबर में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, छोटे छोटे होल नंबर्स में। अब जैसे 4/3 ऑक्सीजन था तो कितना आ रहा था? 1.33। तो डेसिमल में एटॉमिक वेट हमारा ना आए, छोटे छोटे ऐसे होल नंबर्स में आए तो ज़्यादा इजी रहेगा कैलकुलेट करने में किसी भी एटम का एटॉमिक वेट। इसलिए साइंटिस्ट ने हर एटम के एटॉमिक वेट को रख करके देखा कि बाकी एटम्स के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो फिर बाकी एटम्स के साथ में जब इसको रख के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो क्या उन एटम्स का एटॉमिक वेट आता है, क्या वो होल नंबर में आ रहा है कि नहीं।
ऐसा करने से जो है कई एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद फाइनली साइंटिस्ट जो है एक ऐसे एटम पे आए जिसको उन्होंने माना कि ये जो है एटम जो कि ऑक्सीजन था वो एक एज अ इकाई, ठीक है, एटॉमिक वेट नापने की लेना सही रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा तत्व है जो अनेक तत्वों के साथ में अभिक्रिया करता है और कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट के साथ में केमिकल रिएक्शन करके बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। और दूसरा, इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त हो रहे थे। ठीक है, सबसे मेन चीज़ क्या थी, जो सेकेंड थी पर ये मेन थी, कि जो भी अगर हम इस ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट को अगर हम को एज अ आइडियल मान करके अगर हम दूसरे एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट कैलकुलेट करते हैं तो हमें होल नंबर में, छोटे छोटे नंबर्स में, पूर्ण संख्याओं के रूप में हमें परमाणु द्रव्यमान मिल रहे थे एलिमेंट्स के, एटम्स के। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को देखते हुए साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन को जो है कहा कि इसका 1/16 पार्ट जो है इसको हम परमाणु द्रव्यमान को मापने की इकाई के रूप में लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर बाद में 1961 के करीब में फाइनली काफ़ी सब रिसर्च और डिस्कशंस के बाद ये तय हुआ, ठीक है, कि परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12 के एटॉमिक वेट को जो है, जो कि एक आइसोटोप है, इसको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट के, अगर हम तत्व के, एटम के हमको एटॉमिक वेट चाहिए तो हमें जो है, एटम का एटॉमिक वेट चाहिए तो हमें जो है कार्बन 12 आइसोटोप को मानक में रख करके, ठीक है, और इसके एटॉमिक वेट के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि 1/12 है। ठीक है, 1/12। ठीक है, इस तरह से इसी चीज़ को यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की। ये देखिए, तो फाइनली जो हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है, जिससे हम एटॉमिक वेट कहते हैं, इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है? इसकी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, एक कार्बन 12 एटम के मास का 12वां हिस्सा, ठीक है, 1/12, यही है हमारा एटॉमिक वेट किसी भी एटम का। ठीक है, तो एक AMU, जो कि अब लिखा जाता है एक U, यूनिफाइड वेट, एक U बराबर होता है 1/12 इंटू 12/6.023 इंटू 10⁻23, जो कि एक एवोगैड्रो संख्या है। ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये एटम्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये हो गया आपका वेट। ठीक है, तो एक AMU में एक C12 एटम का 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg वेट होता है। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? द रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, तो किसी भी कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास को अगर हम कंपेयर करें किसी भी एलिमेंट के एटम्स के एवरेज मास से, तो हमें रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने एटॉमिक वेट के बारे में पढ़ा। यहाँ पर कुछ ऐसे तत्व दिए गए हैं जिनका एटॉमिक वेट लिखा हुआ है। हाइड्रोजन का हमेशा एटॉमिक वेट 1 होता है, इसका एटॉमिक वेट भी 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर, क्लोरीन एंड कैल्शियम आर 32, 35.5 एंड 40 रेस्पेक्टिवली। ओके, ये सब बहुत ईजी एटॉमिक वेट्स हैं और इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे खुद ब खुद ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और याद कुछ मत करिए। धीरे धीरे आप उसको प्रैक्टिस करेंगे जब, तो समय के साथ वो अपने आप आपको याद हो जाएगी। थैंक यू।